हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है डाउट फ्री क्लासेस के अंदर। और डाउट फ्री क्लासेस के अंदर हमने जो पहले चैप्टर्स पढ़ लिए थे पॉलिटी के, हम उससे नेक्स्ट स्टेप आगे चल रहे हैं। अभी हम चैप्टर की बात करेंगे, चैप्टर 3, और इसका नाम है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। अब इसकी अगर हम बात करें, डेमोक्रेसी की बहुत अच्छी डेफिनेशन है जो अब्राहम लिंकन ने भी दी है। और वैसे इसका बहुत सीधा सा फंडा है। वो फंडा इतना सा है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने रूलर को खुद से चुने। मतलब द रूलर शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल। और बहुत सी चीजें बोली जाती है, जैसे पीपल्स रूल, ओन रूल, ये सब इसका छोटे छोटी डेफिनेशन है। लेकिन इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो है बाय द पीपल, टू द पीपल, फ्रॉम द पीपल। ये ही इसकी डेफिनेशन है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है इलेक्शंस हो, इलेक्शंस होने के बाद में एक रूलर बन के आए, लोग उसको इलेक्ट करें और वो रूल करे, वो उनके लिए काम करे, इसको रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। और डाइवर्सिटी तो हम पहले ही चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग रहना। जैसे अगर एक क्लास के अंदर हम बैठे हैं, हमारी जैसे क्लास है, उस क्लास के अंदर हम जितने भी स्टूडेंट्स और टीचर्स सब साथ में हैं, सब लोगों ने अलग अलग क्लोथ्स पहने हुए हैं, तो उनका जो कलर अलग अलग होगा वही, लेकिन फिर भी हम एक साथ हैं। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को मानने वाले लोग, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग, डिफरेंट डिफरेंट जो ये एथनिसिटी के लोग, ये सब जो हैं, इसी को ही डाइवर्सिटी बोलते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब ऐसी एक क्राइटेरिया जो कि सोसाइटी को डिवाइड करती है ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज, ड्रेसिंग सेंस और कल्चर। इसको हम डाइवर्सिटी बोलेंगे। अब देखिए, मैंने पहले ही अपने टॉपिक्स लिख लिए जिससे हम जल्दी से सारा सारा कवर कर पाए। पहला टॉपिक है हमारा स्टोरी फ्रॉम मैक्सिकन ओलंपिक। 1968 की बात है। 1968 के अंदर ओलंपिक हो रहे होते हैं। हम सबको पता है ओलंपिक गेम्स होते हैं। ओलंपिक चल रहे होते हैं मैक्सिको के अंदर, मैक्सिको सिटी के अंदर चल रहे होते हैं 1968 के अंदर। उसमें एक रेस कंपटीशन होता है। उस रेस कंपटीशन के अंदर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, ये तीनों के तीनों मेडल कुछ लोग जीतते हैं। कुछ लोग क्या, तीन ही जीतेंगे जब तीन मेडल है तो अब ये तीन मेडल जो जीतते हैं, गोल्ड जीतता है स्मिथ। जैसे हम इनको याद करने की ट्रिक है, थोड़ा सा याद करने के लिए इजी रहेगा। जैसे गोल्ड स्मिथ होता है, तो गोल्ड किसने जीता? स्मिथ ने। सिल्वर कलर जीता, सिल्वर जो मेडल है वो जीता नॉर्मन ने। और ब्रॉन्ज कलर जीता, ब्रॉन्ज कलर भी जीता था, लेकिन उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आप देख लेना। ये तीनों, इनमें से जो गोल्ड मेडल जीतने वाले थे वो, और जो ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले थे वो, ये दोनों यूएस के थे, जबकि पीटर नॉर्मन जो थे वो थे ऑस्ट्रेलिया के। अब क्या हुआ, वो दोनों ही जो गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीता जिन्होंने, वो दोनों अफ्रीकन अमेरिकन थे, ब्लैक पीपल थे। अब वहां पे वो क्या करते हैं, वो जैसे मैं खड़ा हूं ऐसे खड़े हो जाते हैं, अपनी फीस्ट को ऊपर करके, हाथ ऊपर करके, ब्लैक कपड़े पहन रखे हैं, विदाउट शूज, ब्लैक सॉक्स हैं उसके अंदर, तो ऐसे वो खड़े हो जाते हैं। अब जैसे मैंने ये ऊपर की, इसको बोलते हैं फीस्ट। तो क्लंच फीस्ट, रेज हाई, और विदाउट शूज वो खड़े हुए। तो फिर उससे उन्होंने शो क्या किया, उससे उन्होंने विदाउट शूज से उन्होंने शो किया कि जो यूएस के अंदर ब्लैक पीपल के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उनका जो वायलेशन हो रहा था, उनके राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, इस चीज को उन्होंने शो किया। और इस प्लेटफॉर्म को, जो कि गेम का प्लेटफॉर्म है, सब लोग वहां पे जाके गेम खेलते हैं, वो प्लेटफॉर्म था, लेकिन उसको उन्होंने यूज किया एक पॉलिटिकल एजेंडा स्प्रेड करने के लिए, पूरे इंटरनेशनली उसको एक इंटरनेशनल इशू बनाने के लिए उसको यूज किया। ठीक है, इसके लिए उनके ऊपर उनको पनिश भी किया गया। इसके लिए जो अथॉरिटी है, इसकी ओलंपिक अथॉरिटी जो है, वो उन्होंने इनके मेडल्स वापस ले लिए। और जो पीटर नॉर्मन थे, उनको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि नेक्स्ट ओलंपिक के लिए उन्हें सेलेक्ट ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो सिल्वर मेडलिस्ट थे, लेकिन फिर भी नेक्स्ट ओलंपिक के अंदर उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया। ये उनके साथ कॉन्सिक्वेंसेस हुए। लेकिन इससे ये पता चला हमें कि यूएसए के अंदर, मतलब हम मेन मोटिव क्या है हमारा बात करने का, यूएसए के अंदर जो ब्लैक पीपल थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। उनके राइट्स जो थे वायलेट हो रहे थे, उनके राइट्स वायलेट हो रहे थे।
अब इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए यूएस के अंदर, अब इसी से हम सेकंड टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक है सिविल राइट्स मूवमेंट। अब सिविल राइट्स मूवमेंट कहाँ चलेगा, ऑब्वियसली हम कहाँ की बात कर रहे हैं, हम यूएसए की बात कर रहे हैं, तो यूएसए के अंदर ही तो सिविल राइट मूवमेंट चलेंगी। अगर यूएसए के अंदर सिविल राइट मूवमेंट चलेगी तो इसके अंदर एक नाम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इन्होंने बहुत काम किया है इस चीज के लिए, इन्होंने बहुत काम किया है सिविल राइट्स के लिए। यूएस में अब देखिए इन्होंने क्या ऐसा काम किया, इन्होंने इक्वलिटी की बात की, इन्होंने बात की इक्वलिटी की हर जगह पे, जरूरी नहीं है केवल कहीं कुछ स्पेसिफिक चीजों पे, नहीं, हर जगह, एजुकेशन में, जॉब के अंदर, पॉलिटिकल सेंस के अंदर, सब जगह इन्होंने इक्वलिटी की बात की कि आप हमें भी इक्वलिटी क्यों नहीं दे रहे, हम सप्रेस क्यों, हम ही प्रॉब्लम्स फेस क्यों करें, हमारे ही बच्चे एजुकेशन से दूर क्यों रहे। इस चीज के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा आवाज उठाई। जो यहाँ पे जो यूएस के अंदर जो सिविल राइट्स मूवमेंट चला था, ये चला था 1954 से लेके 1978 तक। लेकिन इसके अंदर एक सब कैटेगरी आ जाती है, वो आ जाती है 1966 से लेके 1978 तक। ये जो मूवमेंट है ये वायलेंट हो जाता है। वायलेंट क्यों होता है, उसका एक बहुत छोटा सा रीजन है, वो इसलिए क्योंकि ये जो मार्टिन किंग लूथर थे, इनका मर्डर हो जाता है, और इसकी वजह से ये नहीं रहते, तो इसकी वजह से जो ये मूवमेंट है ये वायलेंट हो जाता है। लेकिन इसका मोटिव तभी भी वही रहता है कि हमें राइट चाहिए, हमें केवल और केवल इतना सा चीज चाहिए कि हम सब लोगों के साथ चल पाए, हमारा भी डेवलपमेंट हो, हम ही सप्रेस्ड क्यों रहे, बस इतना सा ही इनका कॉज था। थर्ड टॉपिक पे आ जाते हैं डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज एंड डिविजन्स। अब देखिए इसके हम दो एग्जांपल से बात करेंगे। पहला मैक्सिकन ओलंपिक से ही ले लेते हैं। देखिए उनके जिसने गोल्ड मेडल जीता, जिसने सिल्वर मेडल जीता, तो गोल्ड मेडल जीता था गोल्ड स्मिथ ने, टॉमी स्मिथ ने। तो जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता तो देखिए आप देखेंगे कि वो थे अफ्रीकन अमेरिकन, यूएस में रहने वाले, जबकि जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता वो थे पीटर नॉर्मन थे, और वो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले, दोनों अलग अलग जगह के रहने वाले। दूसरा, अगर आप रेस की बात करें तो रेस मैंने बता दिया, वो अफ्रीकन अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन है। कलर की बात करें तो कलर जो टॉमी स्मिथ है वो एक ब्लैक पीपल है, जबकि पीटर नॉर्मन एक वाइट पीपल है, वाइट पर्सन है, लेकिन फिर भी उसने हेल्प क्यों की। ये तो देखिए डिफरेंसेस हो गए, अगर हम बात करेंगे तो डिफरेंसेस हो गए, क्योंकि एथनिसिटी अलग है, उनका रिलीजन अलग है, उनका कल्चर अलग है, ऑब्वियसली उनका कल्चर अलग है, उनका कलर अलग है, उनका ड्रेसिंग सेंस अलग है, उनका वे ऑफ टॉकिंग अलग है। लेकिन इस सब के साथ साथ उनके अंदर सिमिलैरिटीज भी थी। क्या सिमिलैरिटीज थी, वो दोनों के दोनों एथलीट्स थे, तीनों के तीनों एथलीट्स थे। इसलिए पीटर नॉर्मन ने उनका साथ दिया, क्योंकि पीटर नॉर्मन ने उस टाइम पे सेरेमनी के अंदर केवल एक बैज पहना था जिसका नाम था सिविल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ये वाला है। अब डिवीजन देखो, इसकी बात करते हैं हम, तो हम वापस से फर्स्ट चैप्टर में चलेंगे जहां हमने बात की थी बेल्जियम की और श्रीलंका की। देखिए अब डिवीजन कैसे बनता है, क्योंकि डिफरेंसेस हर जगह होते हैं। एक बहुत अच्छी बात होती है, differences never break us or divide us, but this is the thing that we don't celebrate those differences make us divided। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो डिफरेंसेस होते हैं वो कभी भी हमें अलग नहीं करते, हमें एक दूसरे से दूर नहीं करते, लेकिन हमें जो दूर करती है वो करती है कि हम उन डिफरेंसेस को सेलिब्रेट नहीं करते एक दूसरे के साथ, वही चीज हमें एक दूसरे से दूर करती है। अब डिवीजन की बात करते हैं, तो जब यहाँ पे आ जाती है बात बेल्जियम की, किसकी आती है, अब हमने एग्जांपल लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सारे के सारे का, तो आपको सारे के सारे टॉपिक एक जगह मिल जाएंगे, और इधर में समझाते हुए चल रहा हूँ। मैं इसको मिटा देता हूँ जिससे मैं आपको डिवीजन की बात समझा पाऊँ। डिवीजन, हम डिवीजन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। डिवीजन देखिए, डिवीजन को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, डिवीजन को एक्सप्लेन करने का सीधा सा है, हमने श्रीलंका का एग्जांपल लिया और बेल्जियम का एग्जांपल लिया। देखिए श्रीलंका के अंदर, अब हमें पता है, हमने दोनों की एथनिसिटी पढ़ी है, दोनों के अंदर अलग अलग लोग रहते हैं। श्रीलंका के अंदर सिराला स्पीकर्स, तमिल स्पीकर्स, क्रिश्चियंस और ट्राइबल कम्युनिटी, लेकिन बेल्जियम के अंदर भी यही था। बेल्जियम के अंदर फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग, तो मतलब अलग अलग है, डाइवर्सिटी है वहां पे भी। लेकिन देखिए वहां पे बात क्या हुई, यहाँ पे और यहाँ पे डिवीजन कैसे हुआ। देखो यहाँ पे डिवीजन हुआ
हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे डिवीजन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटेरियनिज्म को फॉलो किया गया। अब मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है? मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि आप जो भी कम्युनिटी मेजोरिटी में है उस मेजोरिटी कम्युनिटी को आगे पुश कर रहे हैं, आगे फॉरवर्ड होने के लिए, डेवलप होने के लिए आगे कर रहे हैं। उनको आप बहुत जगह प्रेफरेंसेस दे रहे हैं, रिजर्वेशंस दे रहे हैं और अच्छी अच्छी पोजीशन पे भेज रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह जो माइनॉरिटी में उनके राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, उनको एजुकेशन का राइट ही नहीं है। लेकिन वही बेल्जियम के अंदर क्या किया? बेल्जियम के अंदर सबको एक साथ लेके गए, सबको एक साथ लेके गए, तो देखो वहां पे डेवलप हुआ। बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रसेल्स, वो आज भी ईयू का, जैसे कि हमने पहली क्लास में देखा था, यूरोपियन यूनियन जो कि 1993 में बना, जिसके जो मेंबर्स है 30 कंट्रीज है, उसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। तो इससे डिवीजन को समझते हैं। फिर उसके बाद में हमारा टॉपिक आता है ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस। हमारा टॉपिक आया ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस। देखिए इसको हम समझेंगे यहाँ पे। अगर ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस मतलब किसी भी डिफरेंस का ओरिजिन क्या हो सकता है, अब उसका देखते हैं। तो उसके दो हैं, पहला नेचुरल और दूसरा है मैन मेड। जैसे अब नेचुरल देखिए, जैसे मैं हिंदुओं में पैदा हो गया, ये मेरा एक सोशल डिफरेंस है, क्योंकि रिलीजन तो बहुत है ना, रिलीजन बेस पे आप इसको लिख सकते हैं। जो ये डिफरेंस होगा सोशल डिफरेंस, ये भगवान जो हमारे गॉड हैं उनके थ्रू बनाया हुआ है। कैसे? अगर मैं हिंदू पैदा हुआ, सो इसको मैं मैनेज नहीं कर सकता, हो गया जो हो गया। दूसरा, अगर उसकी जगह कहीं दूसरा, जैसे अगर मैं किसी गरीब परिवार में पैदा हो गया, किसी रिच परिवार में पैदा हो गया, या फिर कहीं और, तो ये जो एक्सीडेंट ऑफ बर्थ जो है, इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी रिलीजन में, किसी भी कास्ट में और किसी भी कंट्री में बर्थ मेरा हो सकता था। तो इसलिए कुछ जो सोशल डिफरेंसेस के रीजन होते हैं नेचुरल होते हैं, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और कुछ होते हैं मैन मेड। अब मैन मेड का आप एग्जांपल अगर लो, तो मैन मेड का जैसे कास्ट सिस्टम, लेकिन इसमें इनइक्वालिटी कैसे? कास्ट में इनइक्वालिटी। अब कास्ट सिस्टम भगवान ने तो जरूरी नहीं ना, भगवान ने तो कास्ट सिस्टम बनाया नहीं, लेकिन फिर भी कास्ट सिस्टम, लेकिन उससे भी ऊपर उसकी इनइक्वालिटी। अगर आप किस कास्ट में बिलोंग करते हो, वो हायर रैंक पे है, वो लोअर रैंक पे है, वो यहाँ है, वो है, ये क्या है? मैन मेड। दूसरा, गर्ल ये काम कर सकती है, बॉयज ये काम कर सकते हैं, गर्ल ये नहीं कर सकती, बॉयज ये नहीं कर सकती, गर्ल्स ऐसे कपड़े पहन सकते हैं, बॉयज ऐसे पहन सकते हैं, पार्टीज में नहीं जा सकते। ये सारे रूल्स किसने बनाए? ये सारे रूल्स सोसाइटी ने बनाए हैं। किसने बनाए हैं? तो इसलिए आप देखेंगे कि दोनों रीजन है, दोनों मैंने आपको समझा दिए हैं कि सोशल डिफरेंसेस के क्यों। क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए मैं किसी कम्युनिटी में, मैं जैसे हिंदू रिलीजन के अंदर पैदा हो गया, अब ये जो रीजन है ये गॉड गिफ्टेड है, ये चेंज नहीं हो सकता, ये एक्सीडेंट ऑफ बर्थ है। लेकिन अगर मैं उसको चेंज करके दूसरे में जाना चाहता हूँ, इट इज माई टोटली माई ओन चॉइस, मैं उसको बदल सकता हूँ। तो ये मैनमेड जो हो जाते हैं सोशल डिविजन्स, कुछ तो मैनमेड होते हैं और कुछ नेचुरल होते हैं। ये भी टॉपिक क्लियर हुआ। इसके बाद में ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर इसको आप समझेंगे तो आपको काम एग्जाम में भी काम आएगा और अच्छा भी है। दोनों को हम यहां लिख लेते हैं। एक है ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग। देखिए ओवरलैपिंग क्या है? ओवरलैपिंग से समझिए आप, ओवरलैपिंग का मतलब अगर आपने पैर रख रखा है और आपके पैर के ऊपर आके कोई पैर रख दे, इसका मतलब आपको झुंझलाहट आएगी ना। बस द सेम थिंग, अगर कोई किसी के राइट्स को ओवरराइड करता है तो उसको, उसकी वजह से उसको बोलेंगे ओवरलैपिंग। मतलब आप किसी के राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, किसी के राइट को इंक्रोचमेंट, किसी के राइट का इंक्रोचमेंट कर रहे हो, उसको ओवरलैपिंग बोलते हैं। इससे क्या होगा? इससे सोशल डिफरेंसेस बढ़ते हैं, कम नहीं होते। ये हमेशा सोशल डिफरेंसेस को इंक्रीज करता है। सोशल डिफरेंसेस इंक्रीज, जो कि बाद में डिवीजन बन जाता है। सोशल डिफरेंसेस को बढ़ाता है, तो सोशल डिफरेंसेस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली डिवीजन हो जाएगा। तो इसलिए ओवरलैपिंग इज नॉट ए गुड थिंग, ओवरलैपिंग इज नॉट ए गुड थिंग। जो वहां हुआ, कहां?
श्रीलंका के अंदर क्या हुआ, तमिल्स की जगह भी किनको दे दी गई, सिनालाज को। कहीं पे भी, चाहे एजुकेशन के अंदर हो सिनालाज को दे दी गई, चाहे जॉब्स के अंदर हो सिनालाज को दे दिया गया, प्रेफरेंसेस सिनालाज को दिया गया ओवर तमिल्स के। तो इसलिए तमिल्स नहीं, केवल क्रिश्चियंस के लिए भी। तो ये सारी चीजें अगर आप किसी को प्रेफरेंस दोगे, किसी के राइट्स को ओवरराइड करोगे, तो ओवरलैपिंग होगी, जिससे क्या होगा, सोशल डिफरेंसेस सोशल डिवीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, उनके बीच का जो गैप है वो बहुत बढ़ जाएगा। और लास्ट में हम जो सिचुएशन देखेंगे, जैसे श्रीलंका के अंदर हुआ, सिविल वॉर वाली सिचुएशन देखेंगे। दूसरी जगह क्रॉस कटिंग। क्रॉस कटिंग का मतलब बहुत छोटी सी बात है। क्रॉस कटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे एक परिवार के अंदर दो भाई हैं, एक जो है वो कमा रहा है 50,000 पर मंथ और एक कमा रहा है 10,000 पर मंथ। लेकिन अब उसको देखिए, दोनों के पास राइट ज्यादा अलग अलग, दोनों का डिफरेंस जो है वो अलग अलग लेवल पे है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि एक की सैलरी में से कुछ हिस्सा हटा के दूसरे को दे देंगे। तो उससे क्या होगा, दोनों इक्वलिटी पे आ जाएंगे, दोनों इक्वलिटी, दोनों का जो डिफरेंस है अभी बहुत ज्यादा है वो कम हो जाएगा। मतलब क्रॉस कटिंग का मतलब होता है कि पावर अगर किसी के पास भी है उसको थोड़ा सा कम करके और दूसरे को दे देना। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट सिस्टम। कैसे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले जो इनिशियल स्टेज पे था वो क्या था, सारा का सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। उसकी थोड़ी सी पावर हटा के हमने दे दी स्टेट गवर्नमेंट को, जिससे क्या हो, उसको थोड़ा सा रुके, थोड़ा सा उसकी पावर पे बाउंडेशन लगे। और फिर इसकी भी पावर को लेके थोड़ा सा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दे दिया। उससे क्या होगा, और भी ज्यादा पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और डिसेंट्रलाइजेशन हो गया इस चीज का। डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन, और पावर जहां जहां पावर शेयरिंग होगी वहां पे आपको ऑब्वियसली कोई भी डिक्टेटरशिप नहीं ले पाएगा। तो इसलिए क्रॉस कटिंग जो है वो सबसे बेस्ट होती है सोशल डिफरेंसेस को कम करने के लिए और डिविजन्स को कम करने के लिए, मतलब सोशल डिफरेंसेस और डिविजन्स के बीच का गैप कम करने के लिए। तो हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद में देखते हैं पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स। सॉरी, आपने हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। देखिए, पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन जो है वो बहुत बहुत नॉर्मल है, हर जगह होता है, हमारे देश में भी होता है। अगर आप हमारे देश का एग्जांपल लेंगे, कैसे हमारे देश में कैसे होता है, उस चीज को समझिए कि पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। सोशल डिवीजन जैसे हम देखते नहीं, हमारे देश के अंदर कोई भी जो लीडर है, वो लीडर जो बनता है वो हर हमेशा किसी ना किसी सोसाइटी को, किसी ना किसी रिलीजन को, किसी ना किसी कास्ट को एम करते हुए बात करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई हिंदू लीडर बन गया तो हमेशा मुस्लिम्स का ड्रॉबैक बताता रहेगा। मुस्लिम्स का ड्रॉबैक बताने के अलावा ये बताता रहेगा कि हिंदुओं को कैसे उन्होंने सप्रेस किया है। I'm not talking about, I don't want to make any nuisance over here, but I just want to try to make you understand कि सोशल डिवीजन के अंदर पॉलिटिक्स कैसे होती है। सोशल डिवीजन के अंदर पॉलिटिक्स होती है, उसका मतलब छोटा सा ये है कि अगर आप कहीं पे भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो लीडर, हमारा पॉलिटिकल लीडर जो है, वो किसी ना किसी कास्ट को, किसी ना किसी रिलीजन को लेके एकदम स्पेसिफिक होगा कि मुझे इस रिलीजन के लिए काम करना है, मुझे इस रिलीजन के साथ जाना है और लोगों की इस तरह से हेल्प करनी है। जरूरी नहीं है नेगेटिव हो, जरूरी नहीं है पॉजिटिव हो, ये एक आइडियोलॉजी है। जैसे मैं हिंदू हूं, मुझे हिंदू धर्म अच्छा लगता है, ये मेरी आइडियोलॉजी है। किसी और को मुस्लिम धर्म अच्छा लगता है, सिख या फिर क्रिश्चियन या फिर बौद्ध, वो उसकी इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअलिटी है। तो इसलिए सोशल डिवीजन होता है। अब इसके अंदर एक सब टॉपिक है रेंज ऑफ आउटकम। रेंज ऑफ आउटकम में हम पढ़ेंगे आयरलैंड की स्टोरी। आयरलैंड की स्टोरी कैसे, आयरलैंड एक देश है, हमें पता है। इसके ऊपर यूके जो है वो अपना पूरा का पूरा रूल बनाना चाहता था, लेकिन कुछ टाइम पहले इसके दो पार्ट हो गए, साउथ और नॉर्थ। साउथ वाले ने इसकी स्पेलिंग ये है टीएच, नॉर्थ की स्पेलिंग लिख लेना। साउथ को अपने आप इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और अपना नाम बना दिया रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ये इसने अपना नाम बना दिया। अब इससे क्या होगा, अब इससे देखिए आयरलैंड का एक पार्ट रिपब्लिक हो गया, दूसरा पार्ट, अब देखिए दूसरे पार्ट के अंदर जो नॉर्दर्न पार्ट था, इस पार्ट के अंदर जो लोग रह रहे थे वो क्रिश्चियन ही थे, लेकिन उनके अंदर बाइफर्केशन था। 53% सॉरी, आयरलैंड के अंदर 53% तो प्रोटेस्टेंट रहते थे और 44% कैथोलिक्स।
53% प्रोटेस्टेंट और 44% कैथोलिक्स। अब देखो इसको क्या देखेंगे आप, इसको देखिए तो यूके के अंदर जो मेजोरिटी है वो प्रोटेस्टेंट की है। तो ये जो प्रोटेस्टेंट है ये चाहते थे कि ये जो पार्ट है नॉर्दर्न पार्ट आयरलैंड का ये यूके के अंदर चला जाए, यूके के अंदर जुड़ जाए। लेकिन कैथोलिक्स जो थे वो चाहते थे कि हम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में जुड़ जाएं। इन दोनों के अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता था, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता था। 1998 की बात है, इनका कॉन्फ्लिक्ट इतना वायलेंट हो गया था कि मिलियंस ऑफ मिलिटेंट, मिलियंस ऑफ पीपल मारे गए केवल इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे हम इस तरफ जाएं और ये चाहते थे हम यूके की तरफ जाएं। फाइनली इन लोगों ने एक ट्रीटी साइन की और उस ट्रीटी के अंदर बोला गया ठीक है आप लोग फ्री रह सकते हैं। और ये केवल इसलिए हुआ था क्योंकि प्रोटेस्टेंट को राइट्स ज्यादा थे और रादर देन कैथोलिक्स को। कैथोलिक्स गरीब हुआ करते थे, एजुकेशन के अंदर पीछे थे, ये सब चीजें यहाँ चल रही थी। अब देखिए यहाँ पे भी तो प्रॉब्लम हुई ना, किस लिए हुई? क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनी वो गवर्नमेंट किसके लिए बनी? प्रोटेस्टेंट के लिए, क्योंकि उसके अंदर इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस था यूके का। तो इसलिए अब इस चीज से भी हम यही समझें कि पॉलिटिक्स जो होती है, अगर पॉलिटिक्स सही से नहीं की जाए तो वहां के जो आउटकम्स है वो गलत हो सकते हैं। इसलिए रेंज ऑफ आउटकम्स, आयरलैंड की हमने स्टोरी पढ़ ली। अब इसके बाद में एक स्टोरी आती है इसके अंदर जहां पे दो बच्चे बात कर रहे होते हैं, गणेश और महा नाम है उसका, महासुगंधा है कुछ ऐसे, वो दोनों बात कर रहे हैं। तो वो दोनों बात करते हैं बुल्गारिया और रोमानिया के लोगों की। तो बुल्गारिया के अंदर एक नर्स होती है जिसका नाम होता है योरडांका, नाम ऐसा ही है, हंसना मत नाम सुन के, योरडंका, लंका वंका नहीं है, लॉर्ड योरडंका। योरडंका एक नर्स है। कहाँ है नर्स? वो नर्स है बेल्जियम के एक हॉस्पिटल में। तो वो बुराई करती रहती है रोमानिया के लोगों की। वो कहती है कि रोमानिया के लोग एकदम पागल हैं, उनको कुछ नहीं आता, बिल्कुल इलिटरेट हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, बिल्कुल भी उनके पास पैसे भी नहीं होते हॉस्पिटल्स के बिल देने के लिए। और जब बिल देने की बारी आती है तो वो अपना ब्लड डोनेट करते हैं, उससे पैसा लेते हैं और उसके बाद में अपने हॉस्पिटल के बिल को पे करते हैं। लेकिन ये चीज सिक्के का एक पहलू है। हम कहते हैं ना कोइन को जब उछालते हैं तो हमेशा हमें दो पहलू मिलते हैं, दो हेड्स और टेल, दो चीजें आती हैं, दो हिस्से होते हैं उसके। तो यहाँ पे केवल हमने एक चीज सुनी, एक चीज सुन के कंक्लूजन कभी नहीं निकालना चाहिए। उसके बाद में वापस से वो बात करते हैं और एक रोमानियन गर्ल से बात करते हैं जिसका नाम होता है मोद्रुजेनी। मोद्रुजेनी से जब पूछा जाता है तो बोलते हैं कि उनके घर उनको ना तो कोई एजुकेशन मिलती है, ना ही उनको जॉब्स मिलती है, ना ही कोई अच्छा काम मिलता है। ज्यादा से ज्यादा भी काम मिलता है तो स्वीपर वाला काम मिलता है जो कि बहुत गंदा होता है। अब वो और उनकी परवरिश बहुत खराब होती है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप पहले नहा के आओ, बात लेके आओ, उसके बाद में हम आपका ट्रीटमेंट करें क्योंकि आपके अंदर स्मेल आ रही है। जबकि सच्चाई ये होती है कि वो अपने थर्ड बेबी को जन्म देने वाली होती है, लेकिन वो जो अपना सर्वाइव कर रही होती है, वो सर्वाइव कर रही होती है किसके बेस पे? गार्बेज खाकर। अब अगर कोई गार्बेज खाकर अपना लाइफ को कंटिन्यू कर रहा होगा तो ऑब्वियसली उससे क्या आएगी? स्मेल ही आएगी, फ्रेग्रेंस तो आ नहीं सकती है। इसलिए फिर वो कहती है कि हमारे साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमारे राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, हमें एजुकेशन नहीं मिल रही है। ये सारी बातें पता करने के बाद हमें पता चलता है कि हाँ, अगर कोई लो स्टैंडर्ड लाइफ जी रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके लिए गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि गवर्नमेंट को उनको उनकी हेल्प करनी चाहिए टू ग्रो, टू मूव अहेड, टू गेट फॉरवर्ड, टू बी डेवलप्ड। इसके लिए उन्हें एजुकेशन मिलना चाहिए, उनकी जॉब मिलना चाहिए, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए जिससे वो आगे आ पाए। ये टॉपिक भी हो गया। इसके बाद में हम लास्ट टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ेंगे। जो लास्ट टॉपिक है आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, जैसे जैसे आपको लगता है आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। टॉपिक कंप्लीट हुआ, मैं साइड में होता हूं, आप स्क्रीनशॉट उसका ले सकते हैं। लास्ट टॉपिक है डेमोक्रेसी के लिए जरूरी 3 डिटरमिनेंट्स का मतलब होता है जरूरी चीजें। सो हम 3 डिटरमिनेंट्स की बात करेंगे। 3 डिटरमिनेंट्स। अब देखो पहला, इसके अंदर पहला आएगा आइडेंटिटी। देखो आइडेंटिटी बहुत जरूरी होती है। जैसे आपका स्कूल के अंदर जो नाम होगा वो हर्षित हो सकता है, घर पे नाम गोलू हो सकता है, दोस्त आपको चीकू बोला सकते हैं, और बाकी बाहर कहीं आपका कुछ और नाम हो सकता है। लेकिन नाम क्या होता है? आइडेंटिटी तो होता है। दूसरा, अगर कोई गर्ल है तो उसका नाम घर पे हर्षिता हो सकता है, स्कूल के अंदर घर पे मम्मी पापा उसको सुलेखा बुला सकते हैं और दोस्त उसको सहेली बुला सकते हैं। ये सारे नाम क्या है? ये आपकी एक आइडेंटिटी है, शोज यू। जब आप किसी का भी नाम लेते हैं तो उस पर्सन का फेस आपकी आंखों के सामने आ जाता है, राइट? जैसे अगर आपने नाम लिया डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी तो आपको चैप्टर 3
पॉलिटी, क्लास 10 की इमेज आपके सामने आ जाएगी। तो ये जो है एक आइडेंटिटी होती है। अब ये इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी डेमोक्रेसी को सर्वाइव करने के लिए जो आइडेंटिटी है वो होनी चाहिए सबसे पहले देश। एट वेरी फर्स्ट आई एम, जैसे अगर हम बात करें, सो एट द वेरी फर्स्ट स्टेज आई एम एन इंडियन, मैं एक इंडियन हूं। उसके बाद में गांव कस्बा, शहर, स्टेट जो भी है वो बाद में आएगा। फर्स्ट इंडियन, फिर उसके बाद में रिलीजन, कास्ट, ये सब आएगा, लेकिन सबसे पहले क्या होगा? इंडियन। इसी वजह से हम इतने अलग होते हुए भी यूनाइटेड है। क्यों यूनाइटेड है? 1947 से लेके अब तक हम यूनाइटेड हैं और आगे भी यूनाइटेड रहेंगे। उसका रीजन एक ही है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी एक ही है और वो आइडेंटिटी है इंडियन। इंडियन आइडेंटिटी है। बाकी लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं हमारे देश के अंदर, 22 लैंग्वेजेस मैंने आपको अर्लियर बताया है। 22 लैंग्वेजेस शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और बाकी जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस है उनको तो हम काउंट ही नहीं कर सकते। मोर देन 3000 के अप्रॉक्स जो हमारी लैंग्वेजेस हैं वो लोकल लैंग्वेजेस हैं। हर जगह की अलग लैंग्वेज। एक कहावत है राजस्थान के अंदर कि 3 कोस पे पानी बदले, 4 कोस पे वाणी। मतलब एवरी 4 माइल्स पे जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाती है। अलवर की लैंग्वेज अलग है, जयपुर की अलग है, भरतपुर की अलग है। सो ये क्या है? ये लोकल लैंग्वेजेस हैं। लेकिन राजस्थानी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है, हिंदी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है, ऐसे ही। तो पहला टॉपिक हो गया आइडेंटिटी। दूसरा आ जाता है पॉलिटिकल लीडर्स। अब देखिए पॉलिटिकल लीडर्स का क्या काम है। पॉलिटिकल लीडर्स, जैसे किसी भी कास्ट से कोई पॉलिटिकल लीडर खड़ा हुआ, तो देखिए वो इंसान अपनी जो कास्ट है उसके अंदर जो ड्रॉबैक रह गए उनको दूर करे, उनका एक ओपिनियन फिक्स करे। और ओपिनियन फिक्स करने के बाद